वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्टडी क्लासेस के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा, आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ये 7वां चैप्टर है। भाग 1 में कुल 2 चैप्टर और बच रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस सेशन में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा की शुरुआत करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा 2 प्रकार की धाराएं हैं। जो बैटरी से प्राप्त करंट होती है उसको दिष्ट धारा कहते हैं। बैटरी से जो करंट हमको मिलती है उसको दिष्ट धारा कहते हैं। इन्वर्टर का काम होता है उस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है और फिर वो घरों में सप्लाई भेजता है। या सोलर पैनल से जो बिजली प्राप्त होती है वो डीसी ही है, यानी वो डीसी करंट है। अल्टरनेटिंग करंट यानी घरों में जो विद्युत का उपयोग हम जनरली करते हैं, साधारण रूप से जो हमारे पंखे, बल्ब या जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब प्रत्यावर्ती धारा से ही चलाए जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिआवर्ती। प्रतिआवर्ती माने एक निश्चित समयांतराल के बाद इसकी दिशा जो है वो बदल जाती है। यानी प्रत्येक चक्र में आधे समय में एक दिशा में और अगले आधे समय में दूसरी दिशा में ये उसी परिमाण के साथ बहती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की अगर आपसे परिभाषा कही जाए तो आप क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जो एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ बदलती है। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी धारा जो परिमाण, जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ प्रति क्षण बदलता है। वह धारा अथवा वह वोल्टेज जो प्रति क्षण समय के साथ बदलती रहती है परिमाण और दिशा में, और एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। और इसके लिए अगर हम एक चुंबकीय क्षेत्र की बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक घूमती हुई कुंडली, अपने अक्ष के परता घूम रही है कुंडली, उसकी कल्पना की जाए तो उसके सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूमती है तो कुंडली पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है यानी विभवांतर प्रेरित होता है। आपको ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बताया गया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो जब हम अपने अक्ष के परितः घूमती हुई कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो कुंडली में फ्लक्स है वो फ्लक्स परिवर्तित होगा, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और इस विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होगा उसकी हम अगर चर्चा करें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसकी हमको गणना करनी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक कुंडली स्थित। ये कुंडली है,
ये कुंडली है ABCD कह सकते हैं इसको, ABC, और ये कुंडली अपने अक्ष के परितः इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र D में घूम रही है। अब अगर हम इसके अक्ष की बात करें और इस तरीके का एक चित्र बनाएं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B हो गया और इसमें कुंडली हो गई, ये कुंडली हो गई जो घूमते हुए इसका जो अक्ष है, अक्ष हमेशा लंब होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये थीटा कोण। तो जो फाई का मान होगा यानी चुंबकीय फ्लक्स होगा वो BA cos थीटा होगा। ये आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान B है और कुंडली का क्षेत्रफल A है, तो इससे बद्ध फ्लक्स जो होगा फाई बराबर BA cos थीटा। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस N d फाई अपॉन डी, माइनस N d बाई dt ऑफ BA cos थीटा। यानी एक कुंडली है जिसको एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इस कारण से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और कुंडली में एक धारा भी बहने लगेगी। तो माना N फेरों की एक कुंडली ABCD है जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है, इसके घूमने का कोणीय वेग ओमेगा है। तो फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होने के कारण अगर ये t सेकंड में थीटा कोण से घूम जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। और जब थीटा बराबर ओमेगा टी होगा तो जो फाई बराबर BA cos थीटा है यानी थीटा का मान हम ओमेगा टी रख सकते हैं, यानी E क्या होगा माइनस N BA कांस्टेंट और d बाई dt ऑफ cos ओमेगा टी, और इसका अवकलन आप जानते हैं N BA cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी प्लस हो जाएगा और ओमेगा टी का ओमेगा डिफरेंशियल है। आप डिफरेंशियल के लिए हमारा गणित का लेक्चर देखें, गणित का लेक्चर यानी इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन करके मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है उसको आप देखेंगे तो वहाँ से आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 5वां चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता और अवकलनीयता, वहाँ से आप डिफरेंशियल पढ़ सकते हैं। खासकर जो बायोलॉजी के छात्र हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डिफरेंशियल और इंटीग्रल में, तो आप मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये N BA साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो गया, यानी क्या हो जाएगा N BA ओमेगा और साइन ओमेगा टी। और इस प्रकार से हमारे पास ये जो E का मान आया वो एक सूत्र हो गया, और यदि ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम हो जाए तो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, यानी साइन ओमेगा टी बराबर 1 यानी मैक्सिमम, तो E मैक्सिमम है। और E मैक्सिमम को E0 कहते हैं, E मैक्सिमम को E0 कहते हैं। कितना होगा N BA ओमेगा, इसलिए E बराबर N BA ओमेगा साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र हुआ। और यदि हम यहीं पर बात करें कि अगर कुंडली की ऐसी स्थिति है
की कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, इसी विद्युत वाहक बल को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तुल्य मान लें, क्योंकि प्रति क्षण बदलेगा, टी पर निर्भर करेगा। तो ई हो जाएगा V और V0 साइन ओमेगा। तो आपके पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ये सूत्र आ जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती विभव कह सकते हैं इसको, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इसी प्रकार से धारा की बात अगर करें, प्रत्यावर्ती धारा, तो इसका समीकरण हो जाता है I बराबर I0 साइन ओमेगा। यहाँ अगर हम V बराबर IR होता है, अगर R से भाग दे दें प्रतिरोध से, तो ये I बराबर I0 साइन ओमेगा t हो जाता है। तो ये जो हमारा समीकरण है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के लिए हमारा समीकरण प्राप्त होता है, और पूरा चैप्टर आपका इसी पर आधारित है। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की बात की गई। V बराबर V0 साइन ओमेगा t, I बराबर I0 साइन ओमेगा t। परिभाषा हम शुरू में बता चुके हैं, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि ऐसी वोल्टेज अथवा ऐसी धारा जो परिमाण तथा दिशा में समय के साथ बदलती है और निश्चित समय के पश्चात उसी परिमाण के साथ उसी दिशा में उसकी पुनः पुनरावृत्ति होती है, ऐसी धारा को अथवा ऐसे वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। और आपने ये भी देखा कि इसका मान समय पर निर्भर करता है। V बराबर V0 साइन ओमेगा, और चूंकि ओमेगा माने आप जानते हैं 2 पाई t अपान कैपिटल। अब यहाँ पर t के अगर हम विभिन्न मान रखते जाएं, t बराबर 0, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4, 7t/4 और 8t/4। इन मानों को अगर रखें तो हमको जो v के मान मिलेंगे, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, इस पर रखेंगे तो V0 मिलेगा, फिर 0, फिर माइनस V0, यहाँ 0, V0, माइनस V0, 0 और V। इस तरीके से आप ये मान निकाल सकते हैं। अगर आप इनको निकालना चाहते हैं तो ये मान आप कौन सा हमने यहाँ लिख दिया है, ये मान आप इसमें रखें। ये मान जब आप इसमें रखेंगे समीकरण में, तो आपको ये मान मिलते चलेगा। कैसे? 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। t/4 रखेंगे तो t/4 t कट जाएगा, 2 कटेगा, π/2 आएगा, यानी V0 आएगा। और अब अगर हम इसका ग्राफ खींचें, तो ग्राफ खींचने के लिए इस अक्ष पर हम समय को ले लें, यानी t। कहाँ? 0, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4 और 7t/4 और 8t/4। और इस अक्ष पर हम विभव को ले लें, और कितना है? V0 है, V0 है, ये V0 हो गया और ये माइनस V0। अब 0 पर 0 है, t/4 पर V0 है, फिर ये 0 है, यहाँ पर आपके पास ये माइनस V0 है, फिर ये V0 है, फिर 0 है, और 5 पर ये V0 है, 6 पर 0 है, 7 पर माइनस V0 है, और 8 पर फिर। तो आप जब आप इसको मिलाएंगे इस तरीके से, ये आप मिला देंगे और ये आपका बन जाता है ग्राफ।
इस प्रकार से आपका ये ग्राफ तैयार होता है और इन मानों की सहायता से 0 v0 0 माइनस v0 0 फिर v0 फिर 0 फिर माइनस v0 और फिर 0, तो इनसे हम ये ग्राफ प्राप्त करते हैं। हमने ये देखा है प्रायः कि स्टूडेंट ग्राफ बनाते समय इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं। ये शॉर्ट रूट नहीं है, इस तरीके का कोई ग्राफ नहीं होता है। जब y बराबर a साइन ओमेगा टी का या साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो यही ग्राफ है। तो ये विभव और धारा के बीच ग्राफ है, यानी प्रत्यावर्ती विभव तथा समय के बीच, और इसकी बहुत जरूरत पड़नी है। इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती विभव और समय के बीच ग्राफ हुआ। अगर हम प्रत्यावर्ती धारा और समय के बीच ग्राफ देखें तो बिल्कुल यही ग्राफ होगा, बस यहाँ I हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका I0, यानी ये I0 और अब ये I हो जाएगा, यहाँ पर I0 हो जाएगा, ये I0, ये भी I0 और ये बिल्कुल वही ग्राफ होगा, पूरा मान वही आएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपका धारा हो जाएगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा ये, और पूरा ग्राफ यही आएगा और इस स्थिति में ये प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाएगा। तो ये बात हुई प्रत्यावर्ती विभव का समय के साथ ग्राफ, प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी चर्चा हमको कर लेनी चाहिए। महत्तम मान और शिखर मान क्या होता है? आपको एक समीकरण हमने अभी बताया था, E बराबर E0 साइन ओमेगा, और इसी से आया आपका V बराबर V0 साइन ओमेगा, और इसी से आया I बराबर I0 साइन। तो जो यहाँ पर I0 और V0 लिखा हुआ है वो महत्तम मान है। प्रत्यावर्ती विभव का महत्तम मान V0, महत्तम मान को हम शिखर मान या विभव का आयाम भी कहते हैं। I0 को धारा का अधिकतम मान, धारा का महत्तम मान, धारा का शिखर मान अथवा धारा आयाम भी कहते हैं। तो इस तरीके से जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की बात करते हैं तो दो स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है और इसे ही हम अधिकतम मान या महत्तम मान या शिखर मान कहते हैं। ग्राफ में भी अगर आप देखें तो पूरा एक चक्र यहाँ आया 4t/4, 0t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4 माने t, एक आवर्तकाल। एक आवर्तकाल में दो बार अधिकतम हुआ, एक बार धन दिशा में, एक बार ऋण दिशा में, तो दो बार अधिकतम होता है। और इसी अधिकतम मान को हम धारा का अथवा विभव का महत्तम मान अथवा शिखर मान कहते हैं। विभव के लिए V0 और धारा के लिए I0 से प्रदर्शित। अब आवर्तकाल की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न धारा पहले एक दिशा में अधिकतम होती है और फिर घटकर शून्य होती है। यहाँ आप देखेंगे एक दिशा में बढ़ते बढ़ते अधिकतम होती है, फिर घटकर शून्य हो रही है, और फिर दूसरी दिशा में बढ़ते हुए अधिकतम होती है और फिर घटकर शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार से शून्य से इस शून्य तक पहुंचने में, माने शून्य से अधिकतम होने, फिर अधिकतम से शून्य होने, विपरीत दिशा में अधिकतम होने और फिर विपरीत दिशा में शून्य तक पहुंचने में जितना समय लगता है इसको पूरा एक चक्र कहते हैं और इसमें लगे हुए समय को एक आवर्तकाल कहते हैं, यानी t से प्रदर्शित करते हैं। और t बराबर आप जानते हैं 2π/ओमेगा होता है। ये t का मान होता है टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। और आवृत्ति की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है, जितने साइकिल पूरे करती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर f से प्रदर्शित करते हैं। अभी तक हम आवृत्ति को n से लिखते थे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को f से लिखेंगे और f बराबर होगा 1/t, यानी ω/2π। और घरों में जो हम प्रयुक्त करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि घरों में कितने हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त की जाती है। तो 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त की जाती है। आप
जो भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, तमाम स्विच खरीदते हैं, उन पे लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर उपयुक्त होती है, यानी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का हम प्रयोग घरों में करते हैं। तात्क्षणिक मान क्या है? तात्क्षणिक मान का मतलब हुआ प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव दोनों समय पर निर्भर करते हैं और प्रति क्षण बदलते रहते हैं। तो जब ये प्रति क्षण बदलते रहते हैं तो t का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे प्रत्यावर्ती विभव यानी V और प्रत्यावर्ती धारा I का मान बदलेगा। इस प्रकार से किसी क्षण विशेष पर जो हम मान निकालते हैं किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती विभव का जो मान निकालते हैं वो प्रत्यावर्ती विभव का तात्क्षणिक मान, और किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती धारा का जो मान निकालते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहलाता है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात कर लेते हैं। अब एक बात आती है कला की। कला का मतलब कहीं आर्ट या ड्राइंग से नहीं है, इस बात को आप दिमाग से निकाल देंगे। 11th फिजिक्स में भी कला की चर्चा की गई है। कला यानी फेज, कला की अंग्रेजी है फेज, PHASE। ये एक भौतिक राशि है जो किसी क्षण कण की स्थिति को दर्शाती है। अब कला क्या है? जो ये समीकरण हमारे लिखे हुए हैं, इन समीकरणों में साइन के साथ जो कोण है वही कोणांक जो होता है वो कला को दर्शाता है। माने प्रत्यावर्ती वोल्टता के समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t अथवा I बराबर I0 sin ओमेगा t में जो साइन का कोणांक है यानी ओमेगा t वो प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की समय t पर कला कहलाती है। माने जो समीकरण हमारे हैं अल्टरनेटिंग करंट अथवा अल्टरनेटिंग वोल्टेज के जो समीकरण हैं उन इक्वेशंस में साइन का जो एंगल है, साइन के साथ जो कोण लगा हुआ है वही कोण इसके कला को यानी फेज को दर्शाता है। और ये एक अलग भौतिक राशि है, इसका कोई संबंध ड्राइंग या आर्ट से नहीं है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। तो इस प्रकार से ये कला की बात हो गई। और जैसे जैसे इसी कारण से जैसे जैसे t बदलता है वैसे वैसे साइन का मान बदलता है और वैसे वैसे I और V बदलता है, यानी तात्क्षणिक मान हम प्राप्त करते हैं। और इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है क्योंकि t पर निर्भर करता है और प्रति क्षण बदलता है। यहाँ 0 था, बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और यहाँ अधिकतम हो गया। अब घटा घटा और घटा घटा घटते घटते 0 हो गया और इस तरीके से हमको ये मान प्राप्त होते रहते हैं। तो ये बात हुई प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, जिनको आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। अब चर्चा करते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव के माध्यमान की। माध्यमान अथवा औसत मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा दोनों ही आवर्त रूप से बदलते हैं। एक आधे साइकिल में एक दिशा में और दूसरे अर्ध साइकिल में दूसरी दिशा में ये प्रवाहित है। अतः एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होगा वो 0 होगा। अतः चल कुंडल धारामापी हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो किसी चल कुंडल धारामापी की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर उसकी सुई में कोई विक्षेप नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि औसत मान तो 0 होता है पूरे एक चक्र के लिए, इसलिए कोई विक्षेप नहीं होता है। तो आधे साइकिल के लिए अगर हम धारा के औसत मान की बात करें तो ये मान एक परिमित राशि होती है और इसे ही हम माध्य मान या औसत मान IM से प्रदर्शित करते हैं। और IM क्या हो जाएगा? 1/T/2 आधे चक्र के लिए, और 0 से T/2 तक IB ये समाकलन है। समाकलन आपको पढ़ना होगा और उसके लिए आप मैथमेटिक्स का 7वां चैप्टर है मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल्स, वहाँ पे आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में हमारे तो आपको मिलेगा और वहाँ से आप इंटीग्रल पढ़ सकते हैं। I बराबर क्या है? I0 sin ओमेगा t, और जब ये मान रखेंगे तो 2/t 0 से T/2 तक
साइन ओमेगा टी डी टी। तो 2I0/t और 0 से t/2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल आप जानते हैं कास ओमेगा टी अपान माइनस और 0 से t/-2I0 t ओमेगा माने 2π/t और ये कास 2π/t ओमेगा का मान अपर लिमिट -2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा -I0/π, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, cos पाई माने -1 और ये भी -1, यानी जो im का मान आएगा वो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 2I0/π। ये पहले आधे चक्र के लिए जो धारा का औसत मान हुआ, ये औसत मान 2I0/π हुआ। और अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू रख दें तो 0.637I0 हमारे पास ये पहले आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान हो जाएगा। अगर अगले आधे चक्र की बात करेंगे तो वो भी इतना ही होगा, लेकिन वो ऋणात्मक होगा। तो जब ऋणात्मक होगा तो फिर पूरे चक्र के लिए औसत मान 0 हो जाएगा। तो ये हम कहते हैं किसी धारा का औसत मान एक अर्ध चक्र के लिए इतना होता है और अगले अर्ध चक्र के लिए इतना ही ऋणात्मक होगा, तो पूरे चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 हो जाएगा। यानी एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम 0 ले लेते हैं या 0 लिखते हैं, 0 ही आएगा। अब अगर हम विभव की बात करें इसी क्रम में, तो जैसे ये Im आया है, अगर हम यहाँ विभव का, ये धारा का माध्यमान है, अगर हम विभव की बात करें तो ये जितना I लिखा है सब D हो जाएगा, समीकरण यही होगा। यानी हमारे पास जो Vm आएगा वो 2V0/π आएगा और Vm को हम इतना भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हुआ, जिसको हम मीन वैल्यू या माध्य मान भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ग माध्य मूल। वर्ग माध्य मूल मान क्या है? आप वर्ग माध्य मूल चाल पढ़ चुके हैं। तो जैसे वर्ग माध्य मूल चाल होती है, वैसे वर्ग माध्य मूल मान होगा। वर्ग करें, माध्य ले लें, फिर वर्गमूल ले लें, तो जो मान मिलेगा वो वर्ग माध्य मूल मान कहलाएगा धारा का। और इसी प्रकार से विभव, यानी अगर हम IRMS की बात करें, IRMS तो क्या होगा? √I² औसत। और I² का मान क्या होगा? I² का औसत मान पूरे एक चक्र के लिए लिया जाएगा, औसत मान यानी 1/t। और I² dt उसी प्रकार से जैसे अभी किया गया 0 से t तक। I बराबर आप जानते हैं I0 साइन ओमेगा, तो आपका हो जाएगा I0² साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। I0²/t और साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रल करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रल करने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा, cos 2θ बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 - cos 2 ओमेगा t/2। I0²/t और ये हो जाएगा 1/2 बाहर, 1 - cos 2 ओमेगा t dt और 0 से थीटा। और अब हम जब इसका मान निकालेंगे I² क्या आएगा? I0²/2t और 1 का इंटीग्रल करेंगे t आएगा, माइनस साइन 2 ओमेगा t अपान 2 ओमेगा और 0 से t। I0²/2t, ये t - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 ओमेगा साइन 2π/t t - साइन 0।
और इस प्रकार से हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, I0²/2t, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये होगा आपका 1/2 ओमेगा साइन 4π माइनस, और साइन 4π की वैल्यू भी साइन 0 वाली होती है, माने 0, यानी क्या आएगा I²/I0²2t, ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, I² बराबर I0²/2, और IRMS क्या है, I0² का रूट क्या आएगा, I0² का रूट लेंगे इतना, यानी आपके पास IRMS बराबर आया I0/√2। महत्वपूर्ण सूत्र है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1 नंबर में प्रायः पूछ लिया जाता है। IRMS बराबर I0/√2, यानी I0 बराबर √2 IRMS। ये बात हुई प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की, और इसी प्रकार से अगर आप प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे तो जहां जहां I लिखा हुआ था वहां वहां B हो जाएगा, और यही डेरिवेशन पूरा यही निकाल के I के स्थान पर आप B कर लेंगे तो प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल माना जाएगा, और यहाँ से V0 बराबर √2 VRMS, V0 बराबर √2 VRMS। इस तरीके से ये फार्मूला हुआ, और इसकी बहुत ज़रूरत पड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रश्न करते समय हमको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तमाम प्रश्नों को हल करते समय इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। ये बात हुई वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है, वर्ग माध्य मूल मान को प्रभावी मान अथवा आभासी मान भी कहते हैं, या प्रभावी मान, या इसी को आभासी मान भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज है, और इसी को वर्चुअल वैल्यू भी या इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू भी इसको कहा जाता है। ये तमाम सारे नाम हैं इसके, जो परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि वर्चुअल वैल्यू ज्ञात कीजिए, आभासी मान ज्ञात कीजिए, नहीं जान पाते हैं लोग। तो इन सब मानों को आपको याद होना चाहिए कि हमने वर्चुअल वैल्यू क्या है, इफेक्टिव वैल्यू क्या है, आभासी मान या प्रभावी मान क्या है, ये सब वर्ग माध्य मूल मान के ही नाम हैं विभिन्न। और इसके पहले हमने औसत मान और माध्य मान की चर्चा। अब V और I के बीच कलांतर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। V और I के बीच कलांतर यानी विभव और धारा के बीच कलांतर के बीच कलांतर। अभी हमने समीकरण की चर्चा की थी, V बराबर V0 sin ओमेगा t और I बराबर I0 sin ओमेगा। और इनका अगर हम ग्राफ खींचते हैं, हमने ग्राफ खींच के आपको दिखाया था, तो कुछ ये ग्राफ है, इसका भी और इसका भी, यानी दोनों को अगर हम एक साथ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से हमको ग्राफ ये मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से ग्राफ इसका देखें तो ये दोनों एक साथ मान लेंगे, इसको हम V कह सकते हैं, इसको I कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कोणांक दोनों का सेम है, और कोणांक जब सेम होगा तो कलांतर 0 होगा। कलांतर माने कलाओं का अंतर, कलांतर फाई बराबर φ1 डिफरेंस φ2 और ओमेगा t माइनस ओमेगा t यानी 0। तो यहाँ कलांतर शून्य है। कलांतर शून्य का मतलब हुआ कि धारा और विभव दोनों एक साथ अधिकतम और एक साथ न्यूनतम। जिस बिंदु पर धारा अधिकतम है या समय जिस क्षण पर धारा अधिकतम है, उसी क्षण पर विभव भी अधिकतम है।
जिस क्षण पर धारा शून्य है उसी क्षण पर विभव भी शून्य है। यानी धारा और विभव के मान प्रति क्षण बदलते हैं और चूंकि कलांतर 0 है इसलिए एक साथ समान रूप से बदलते। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि ये शून्य न हो, यानी कलांतर इनका 0 न हो, इनके बीच कोई कलांतर प्लस अथवा v बराबर v0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस। और दूसरा एक और लिख सकते हैं, इसके लिए हम v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 अथवा v बराबर v0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 और I बराबर I0 साइन। इन चारों स्थितियों में अगर हम इन दो स्थितियों की बात करें तो यहाँ कलाओं का अंतर फाई है, यानी इनके बीच कलांतर फाई है। यहाँ भी वही स्थित है, कलांतर फाई है, यहाँ भी वही स्थित है, कलांतर फाई है, और यहाँ भी वही स्थित है, कलांतर फाई। कोणों का अंतर फाई है। लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा है v बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी विभव I से फाई कोण आगे है, v I से आगे, और आगे है तो हम कहेंगे अग्रगामी। v I से फाई कोण अग्रगामी है, और यहाँ हम कहेंगे I v से फाई कोण पश्चगामी। I v से पीछे है। तो बात तो एक है, I v से पीछे है या v I से आगे है? v I से आगे है या I v से पीछे है, एक ही बात है। यानी ये समीकरण एक ही लिखे हुए हैं। अंतर क्या है? यहाँ जो कलांतर है वो v का फाई कोण आगे है I से, और यहाँ पर I का कोण फाई कोण पीछे है। इसी प्रकार से अगर यहाँ की बात करें तो v I से फाई कोण पीछे, v I से फाई कोण पीछे है यानी पश्चगामी है, और यहाँ I फाई कोण अग्रगामी है v से। तो जब कलांतर होता है तो धारा और विभव दोनों एक साथ अधिकतम और एक साथ शून्य नहीं होते हैं। पहले धारा अधिकतम हो जाती है, विभव बाद में अधिकतम होता है, या पहले विभव अधिकतम हो जाता है, धारा बाद में अधिकतम होता है, और इसको हम इसी क्रम में अग्रगामी या पश्चगामी कहते हैं। जब धारा यानी किसी परिपथ में फाई कोण अगर I प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से फाई कोण पश्चगामी है तो I पश्चगामी है, ये समीकरण हो जाएगा, और V पश्चगामी है तो ये समीकरण। तो इस तरीके से इनकी जरूरत पड़नी है, और इनके बिना हमारा कोई काम नहीं होना है। इस बात को आप दिमाग में रखें। अब क्या होता है, जो हमको विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ने हैं, उसमें अगर समान कला में है विभव और धारा तो एक साथ अधिकतम और एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त करेंगे। कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जहां पर विभव अधिकतम होने से पहले धारा अधिकतम हो जाती है, विभव बाद में अधिकतम होता है तो हम कहते हैं कि धारा वोल्टेज से अग्रगामी है। माने धारा पहले अधिकतम हुई है, विभव बाद में अधिकतम हुआ है, तो हम कहते हैं कि धारा वोल्टेज से अग्रगामी। और फिर कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जहां वोल्टेज के अधिकतम होने के बाद धारा अधिकतम होती है, वहां हम कहते हैं कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, माने धारा वोल्टेज से पश्चगामी है। धारा वोल्टेज से पश्चगामी है क्योंकि वोल्टेज पहले अधिकतम हुआ है, धारा बाद में अधिकतम। अब इसके लिए एक फेजर डायग्राम होता है, और अगर हम उस डायग्राम को खींचें, एक x अक्ष ये खींच लिया गया, x अक्ष हो गया, और इसी पर एक v और I के लिए हमने ग्राफ खींचा, ये v0 हो गया और ये I0 हो गया, और यहाँ पर ये कोण जो हमारा है ओमेगा टी है, ये फाई है, तो निश्चित रूप से ये ओमेगा टी प्लस फाई होगा। और यहाँ पर I v से कला में आगे, I I0 v0 से
फाई कोण आगे, ये फेजर डायग्राम कहलाता है और इसकी भी बहुत जरूरत पड़नी है। फेजर डायग्राम की हमको जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक परिपथ के लिए हम फेजर डायग्राम खींचेंगे जिसकी सहायता से हम ये प्रदर्शित करेंगे कि कौन आई और बी में से कौन आगे है और कौन पीछे। ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप जान लीजिए कि अगर आज का लेक्चर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो पूरी प्रत्यावर्ती धारा आपको क्लियर नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को क्लियर करने के लिए आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और ये क्लियर हो जाता है तो आगे हम अगले सेशन में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात करेंगे। 7 परिपथ हैं। प्रतिरोध वाला परिपथ, धारिता वाला परिपथ, प्रेरकत्व वाला, एल सी आर अलग अलग, फिर एल सी आर सी एल आर 6 हो गए और एल सी आर, ये 7 परिपथ पढ़ने हैं और इनमें से किसी एक परिपथ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है जिसमें एल सी आर परिपथ सबसे महत्वपूर्ण। तो ये पूरा आप टॉपिक आज का बिल्कुल तैयार करें, नोट्स जरूर तैयार कर लें इसका। कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम फिर प्रयास करेंगे उसको समझाने का। और वैसे आप अगर बार बार रिप्ले करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इन वीडियोस का बेहतर लाभ लेकर अपने परीक्षा की, अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ और परीक्षा में आपको अच्छा इसको मिल सके। इस चैप्टर से परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, 5 नंबर का आ सकता है, 6 नंबर का भी हो सकता है, एक 5 का हो गया, एक छोटा प्रश्न कोई मिल गया, या कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक मिल जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस तरीके से 6-7 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैनल पर बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जहाँ भी सोशल मीडिया के ग्रुप या जिस भी माध्यम में आप जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पर आप अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।